डियर स्टूडेंट्स, हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं। और हमने अब तक इसमें यह पढ़ लिया है कि कोमा और शकराज की आपस में प्रेम भरी बातचीत है। कोमा को इस बात की शिकायत है कि शकराज जो है उसके प्रेम की कद्र नहीं करता है, और उसे कुछ समय के बाद यह पता चलता है कि शकराज जो है गुप्त साम्राज्य की महारानी को अपने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए अपने शिविर में बुला रहा है। वह इसका विरोध करती है तो शकराज उससे भी नाराज होता है। मिहिर देव के कहने से कोमा वहां से चली जाती है। जब शकराज को यह पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी जो है वह ध्रुव स्वामिनी उनके यहाँ शिविर में आ चुकी है और उनसे अकेले मिलना चाहती है, तो वह इस खुशी से का उत्सव भी मनाता है। और आप यह देखेंगे कि इस बात की सभी विरोध करते हैं, जैसे मिहिर देव भी विरोध करता है, उनकी पत्नी कोमा भी विरोध करती है, पर वह इस बात के लिए राजी नहीं है। वह कहते हैं कि यह राजनीति का प्रतिशोध है। गुप्त साम्राज्य के लोग मुझे हमेशा से जंगल और बर्बर कहते रहे हैं, जंगल और बर्बर कहते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं जो है मैं उनके प्रतिशोध को क्यों ना लूं, उसके मन में यह बात चल रही है। तो कोमा वहां से नाराज होकर के चली जाती है और वह इस बात के लिए बहुत ही खुश है कि आज जो है उसका जो उसका प्रतिशोध है वह पूरा हो रहा है। ध्रुव स्वामिनी उसके पास आ रही है। कोमा बार बार यह भी कहती है कि भी किसी स्त्री को उसके पति से दूर करा करके अपनी गर्व की तृप्ति करना एक अनर्थ भरा काम है। मिहिर देव के साथ चली जाती है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है जो आप कह सकते हैं कि यहाँ के ध्रुव नक्षत्र आदि हैं वह फेवर नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर थोड़ा काम सही नहीं है, तो उसे यूं लगता है कि कोई धूमकेतु आ रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है इसका यह काम करना ठीक नहीं है। तो फिर जो है शकराज डर जाता है और कोमा को यह कहता है कि इस क्षण जो है तुझे यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहिए। मिहिर देव को कहने के बाद उसे यह लगता है कि हमें यहाँ पर शांति के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। मुझे बचाओ, तो तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। पर जो है शकराज जो है कहने पर कोमा मानती नहीं है, कहती है कि जाती हूँ महाराज। यह देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आज हम यहीं से पढ़ेंगे। जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। चली जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके महाराज ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं। कि ध्रुव स्वामिनी यह मैसेज करती है कि अगर राजा अकेले हैं तो मैं आना चाहती हूँ। शकराज हाँ कह दो कि यहाँ एकांत, और देखो यहाँ कोई दूसरा न आने पावे। प्रहरी चला जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो वह भयभीत होकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि जो यहाँ पर अमंगल सूचना आ रही है नक्षत्रों की तरफ से वह मेरे फेवर में नहीं है। उसे इस बात का बड़ा डर लगता है शकराज। तो इसका कोई उपाय नहीं, न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है तो भी देखो यदि कोमा प्रसन्न हो जाए चला जाता है। आप ये देखिए इसमें मनुष्य का यह स्वभाव दिखाया गया है। उसे पहले उसकी अपनी मंगेतर की अपनी होने वाली पत्नी कोमा की कोई कद्र नहीं है, लेकिन आज जब वो घबरा रहा है, उसे डर लग रहा है, तो वह क्या करता है कि उसको लगता है कि अब मैं कोमा को समझा बुझा कर रही हूँ कि अब तो वो प्रसन्न हो जाए, ध्रुव स्वामिनी आ रही है, कोई मैं डरा हुआ है। तो फिर वो कहता है कि स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे, ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है, केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। आप ये देखिए कि दोनों आ गए हैं। चंद्रगुप्त ने स्त्री वेश धारण किया हुआ है, पीछे जो ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में अर्थात स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है, केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। क्योंकि वो चंद्रगुप्त जो है साथ में, इस वजह से दोनों के मुख पर चेष्टा है। उन्हें पता है कि हमने आज शकराज को खत्म कर देना है, कहते कि तुम कितनी प्रसन्न हो। चंद्रगुप्त कहते हैं ध्रुव स्वामिनी, और तुम क्या नहीं, तुम भी तो प्रसन्न हो। मेरे जीवन निशीद का ध्रुव नक्षत्र इस और अंधकार में अपनी स्थिर उज्जवलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना। कहते कि आज जो है मेरा जो जीवन है वह बहुत अच्छी खुशी को महसूस कर रहा है।
तो कहते हैं कि भाई अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है, आज महोत्सव है न, कि भी आज महोत्सव है, आज हम अपने शत्रु का नाश करने वाले हैं। चंद्रगुप्त को लगता है कि जिससे मैं प्रेम करता रहा हूँ वह भी मेरे साथ है, ध्रुव स्वामी को लगता है कि वह भी मेरे साथ है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक साथ हैं। और फिर कहते हैं कि आज मुझे अपने गुप्त साम्राज्य के मान सम्मान इज्जत बचाने का भी मुझे जो है आज लाभ मिलेगा, इसलिए वह बहुत खुश है दोनों। ध्रुव स्वामी कहते हैं लौट जाओ, इसे तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता है। उत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है कि त्याग की। ये एक सिंपल सा साधारण सा नारी जीवन है जिसको उसके साम्राज्य से निकाल दिया गया, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया, वह एक परित्यक्ता महारानी है और स्त्री है, तो इसके लिए इतने महान त्याग की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। कि चंद्रगुप्त कहते देवी, यह तुम्हारा क्षणिक कुछ पल का मोह है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्रेम करती है, मैं तुम्हारे प्रेम में आकर ऐसा नहीं कर रहा। मेरे राज्य की, मेरे साम्राज्य की, मेरे कुल की मान सम्मान का प्रश्न है, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। मेरी परीक्षा न लो, मेरे शरीर ने स्त्री बेशक धारण किया, हृदय मेरा निश्चल है। और वो कहना क्या चाहते हैं कि मैं अभी भी जो है पूरी तरह से अपने अंदर, मैं एक वीर क्षत्रिय हूँ, मैं जो काम करूंगा अच्छा है। ध्रुव स्वामी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर है आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं। अब ध्रुव स्वामी जो उसको व्यंग करना चाह रही है कि वो शायद चला जाए, तो कहते भी तुम्हें अपनी कामना की वस्तु यानी कि ध्रुव स्वामी नहीं मिली, तो कहीं तुम आत्महत्या करने के हिसाब से तो शत्रु के सामने इस तरह से नहीं आए हो। चंद्रगुप्त तीखे, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां व्याख्या करी, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता, मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामी संकेत करती है शकराज का प्रवेश, दोनों चुप हो जाते हैं, वह दोनों को देखकर चकित होता है। कहती है कि तीखे वचनों से मर्माहत करके, अर्थात आज तुम्हें आहत करके, मेरे हृदय को दुख पहुंचाकर भी कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से भी, अर्थात आज मैं अपने देश साम्राज्य के लिए जो यह युद्ध करने जाए, जहां मुझे मेरी मृत्यु साक्षात दिखाई दे रही है, फिर भी मैं लड़ूंगा, मैं अपना कर्तव्य करूं, मुझे इसी में सुख है, मैं और कुछ भी काम किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए आज तुम मुझे अगर कोई व्यंग करोगे, ताना दोगे, तो भी मैं यह काम नहीं करूंगा, मेरा इसी में सुख है। ध्रुव स्वामी संकेत करती है, जैसे वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ध्रुव स्वामी और ध्रुव स्वामी बने हुए चंद्रगुप्त संकेत करके, तो उसे लगता है कि शकराज का प्रवेश, उसी समय शकराज आ जाता है, दोनों चुप हो जाते हैं। और शकराज जो है दो ध्रुव स्वामी को देखकर हैरान हो जाता है, उसे क्या लगता है कि दोनों ही एक जैसी हैं, तो किसको असली मानूं। तो शकराज पूछता है, मैं किसको रानी समझूं, रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं मैंने कभी नहीं देखा था, इसमें कौन ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो, ध्रुव स्वामी कौन है यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामी आश्चर्य से, चंद्रे तुमको क्या हो गया है, यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है। शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। ध्रुव स्वामी, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतपुर में रह पाऊंगी। कहते मैं उस जो महल है राजा का हृदय, मैं वहां नहीं जा पाऊंगी, तो मेरी परीक्षा न लो, तो मुझे जो है अपना काम करने दो। चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है, यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी। कहते हैं हाँ। शकराज, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखकर, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं। ध्रुव स्वामी कहती है, ये क्या कह रहे हो। अब आप ये देखिए कि इसमें चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, और जो शकराज है उसकी ऐसी मूर्खता दिखाते हैं कि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं तो क्या। तो ध्रुव स्वामी ऐ करके मतलब हैरान रह जाती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जो है दोनों आपसी प्लानिंग से, योजना से किस तरह से शकराज को समाप्त करेंगे, यह हम पढ़ रहे हैं।